डियर फ्रेंड्स, लेक्चर सीरीज़ में मैं आज आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट जो रिसेंटली अभी आया है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजन एक्ट 1955 को वैलिड करार दिया है। एक्चुअली 1985 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, अमेंडमेंट किया सिटीजनशिप एक्ट में, और सेक्शन 6A को ऐड किया गया। सेक्शन 6A क्या कहता है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। सेक्शन 6A में ये बात पार्लियामेंट ने कहा कि भाई हिंदुस्तान के रहने वाले जो इंडियन ओरिजिन हैं, जो बांग्लादेश चले गए और वापस बांग्लादेश से जो हिंदुस्तान में आए हैं, बेसिकली आसाम में ज़्यादा लोग जो आए लोग, तो एक कट ऑफ डेट बनाया गया कि 1/1/1966 से पहले जो भी हिंदुस्तान के रहने वाले थे वो वापस अगर हिंदुस्तान में आते हैं तो को इंडियन सिटीजन दिया जाएगा। और दूसरा कट ऑफ डेट ये दिया गया कि 25 मार्च 1971 से पहले और 1 जनवरी 1966 के बीच में अगर आते हैं तो उनको सर्टेन कंडीशन फुलफ़िल करने पड़ेंगे, जो प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है, उसके बाद उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ये हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट में आखिर ये क्वेश्चन क्यों चैलेंज किया गया, ये जो अमेंडमेंट है सेक्शन 6A का एक्ट में, और किसके द्वारा चैलेंज किया गया, ये सारी बातें आगे हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये बात तय है कि ये अमेंडमेंट हुआ 1985 में, और बीइंग ए लॉ स्टूडेंट रीट पिटीशन नंबर 274 ऑफ 2009, ऑब्वियस है कि 25 से 27 साल के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चैलेंज किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको एडमिट किया केस को आर्टिकल 32 में, और 2014 में जो है संवैधानिक पीठ में रिफ़र कर दिया गया 5 जज के पास। संवैधानिक पीठ के पास कई सारे क्वेश्चन फ्रेम हुए जिसको डिसाइड करना था सुप्रीम कोर्ट को। सबसे इम्पोर्टेंट क्यों कि क्या सेक्शन 6A जो अमेंडमेंट है वो पार्लियामेंट को पावर है इस तरह का एक्ट बनाने का। सबसे पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि क्या ये जो 6A का अमेंडमेंट है जो आसाम के लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, क्या उनके कल्चर को वायलेट कर रहा है, उनके कल्चर इफेक्ट हो रहा है। प्रियम्बल में जो फ्रेटर्निटी की बात कही गई तो उनके फ्रेटर्निटी को अफेक्ट कर रहा है। ये सारे ग्राउंड लेके उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में अपने मुद्दे को रखे। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें डिसीजन दिया, 5 जज की पीठ है, लेकिन 1 जज की ओपिनियन माइनर में है, और 4 जज ने मेजॉरिटी से इस एक्ट को अपहेल्ड किया है। लेकिन 4 जज में भी CJI चीफ जस्टिस इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ओपिनियन अलग है, इन्होंने सेपरेट जजमेंट दिया। और ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एक अपना अलग जजमेंट दिया। लेकिन मेजॉरिटी जजमेंट यही है कि ये एक्ट वैलिड है, संविधान को वायलेट नहीं करता है, और इनडायरेक्टली आपको इस तरह से समझें कि जो भी लोग आसाम में जो इंडियन ओरिजिन थे वो आते हैं, जो डिमार्केटेड डेट है तो उनकी सिटीजनशिप एक्सेप्ट की जाएगी, वो इंडियन सिटीजनशिप हो गए। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डिस्कशन का, इन्होंने बहुत ही ब्यूटी के ज़रिए फ्रेटर्निटी को माय लॉर्ड्स
ने डिफाइन किया है और किस तरह से हिंदुस्तान में फ्रेटर्निटी की बात हमारे संविधान में कही गई है और संविधान के निर्माता के क्या मकसद था, इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। चूँकि मीडिया में बहुत सारे इस जजमेंट के बारे में रिपोर्टर्स हैं, लेकिन मीडिया वाली तरह रिपोर्ट करते हैं और हम लोग एक लॉ का विद्यार्थी हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है लॉ की स्टूडेंट हैं तो उसी तरह से हम इस चीज़ को बात करेंगे और रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। अब इन्होंने सबसे पहले जो डिफाइन किया है, बताने की जो जजमेंट कोशिश किया है, वो सिटीजनशिप को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। सिटीजनशिप होता क्या है, बहुत खूबसूरती से बताया है कि अगर आप हिस्ट्री के पीछे जाएंगे तो ग्रीक फिलोसफर्स एरिस्टोटल की इन्होंने बातें कोट की हैं। उन्होंने कहा था कि एरिस्टोटल के हिसाब से कौन सिटीजन है। कहते हैं कि सिटीजनशिप जो है किसी भी कंट्री का, उसको एक जुडिशियल और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी अपने आप मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, सिटीजन्स वेयर इंडिविजुअल्स हु हेल्ड जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी विद इन स्टेट। उसके बाद ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बेंच के बात को रिफ़र किया है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीट्यूब में, जिसमें कहा है कि सिटीजन्स शिप्स गिव्स ए राइट टू हैव ए राइट्स। फर्दर आगे ये कहते हैं कि सिटीजनशिप क्या है। ये प्रीरिक्विजिट्स मतलब आदमी में एक एग्जिस्टेंस राइट है जो उसको एक लीगल स्टेटस देता है, सोशियो पॉलिटिकल राइट देता है अपने कंट्री में। अब आगे इन्होंने और एक्सप्लेन किया है कि सिटीजनशिप जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 5 में भी एम्बॉडीड है, लिखा हुआ है, और कौन सिटीजन होगा उसकी बात भी कही गई है। ये कहते हैं कि जो भी आदमी संविधान बनने के टाइम में जो यहाँ कौन सिटीजन होगा, कहते जो यहाँ पैदा हुआ, जिसके फादर्स पैदा हुए, जो यहाँ संविधान बनने के टाइम में पिछले 5 साल से इंडिया में है, ये सारे हिंदुस्तान के सिटीजन होंगे। इसके अलावा आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंजिंग पॉइंट था वो था फ्रेटर्निटी का। चूँकि जो पिटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट में, आसाम के लोग, उनका ये कहना था कि हमारा कल्चरल अफेक्ट होगा, हमारा फ्रेटर्निटी अफेक्ट होगा। अब फ्रेटर्निटी को कैसे डिफाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज में, जो जजमेंट में उन्होंने फाइंडिंग दिया है, इसको हम पढ़ते हैं। एज articulated in the preamble, the term fraternity embodies a sense of collective brotherhood amongst all Indians. It serves as a critical element of national unity and social cohesion. Further, Supreme Court says that fraternity assumes paramount significance in reinforcing ideals of equality and liberty, both of which are integral facets of the preamble. इसके बाद इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बातों को मेंशन किया है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि फ्रेटर्निटी जो हमारे संविधान में है वो एक भाईचारे का संदेश देता है और जो कि हिंदुस्तान के एकता और अखंडता और सोसाइटी को एक मजबूती देता है। अगर अंबेडकर की लैंग्वेज में, डॉक्टर अंबेडकर के लैंग्वेज में इस बात को पढ़ें, वो क्या कहते हैं, तो जजमेंट में कोट किया गया है, व्हाट डज फ्रेटर्निटी मीन्स, फ्रेटर्निटी की क्या मतलब होता है। कहते हैं कि फ्रेटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस
आज जब ये जजमेंट आया, समाज में इस तरह के जजमेंट की मीडिया के द्वारा बहुत ज़्यादा चर्चा होने की ज़रूरत थी, जिससे लोगों को ये बात भी पता चले कि सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इंडियन सिटीजन्स को, सोसाइटी को, उसके संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं उसको एक्सप्लेन करके बताना चाह रही है कि आखिर आपके प्रियम्बल का, आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, आप जो हिंदुस्तान के सिटीजन अपने आप को कहते हैं, उसका मकसद क्या है। कहते हैं फ्रेटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड फॉर ऑल इंडियंस। आगे कहते हैं कि ये जो है, इट इज़ द प्रिंसिपल विच गिव्स यूनिटी एंड सॉलिडिटी टू सोशल लाइफ। सोसाइटी में कैसे आपस में यूनिटी आए, सॉलिडिटी आए, ये सारी चीज़ें जो है आपको फ्रेटर्निटी से ही मिलेगा। कहते हैं कि इन द लाइट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर्स रेसिस्टेंट फर्स्ट टुवर्ड्स इरेडिकेटिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, his subsequent advocacy for fraternity among individuals appears to mirror his commitment to inclusivity। इस तरह से मकसद जो संविधान का है और संविधान के निर्माता का है कि सिटीजनशिप्स में हिंदुस्तान के जितने नागरिक हैं उनके अंदर आपस में कैसे फ्रेटर्निटी डेवलप हो, इक्वलिटी कैसे आए, हार्मोनाइज सोसाइटी में हार्मोनाइजेशन कैसे हो, ये मेन मकसद था। इस तरह से उन्होंने आगे कहते हैं, देयरफॉर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट फ्रेटर्निटी अज्यूम्स ए डायनेमिक एंड इंक्लूसिव रोल्स अलाइनिंग विद द ब्रॉडर गोल्स ऑफ सोशल जस्टिस, इक्वलिटी एंड अपलिफ्टमेंट। फर्दर कोर्ट सेज दैट इन मेनी वेज द पिटिशनर वांट fraternity to be interpreted in a highly restrictive manner which allows them to choose their neighbors. Since the approach runs contrary to the very idea of ethos of fraternity that was initiated in Constitutional Assembly and as subsequently interpreted by this court, it cannot be accepted. तो कोर्ट ये कहता है इस जजमेंट में कि पिटिशनर अपने हिसाब से जो फ्रेटर्निटी को डिफाइन करना चाह रहे हैं एक रिस्ट्रिक्टिव मैनर में, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का कभी गोल नहीं था। फ्रेटर्निटी किसी स्टेट की बात नहीं कही गई, एक लोकेशन की बात नहीं कही, जबकि पूरे हिंदुस्तान के लोगों में आपस में फ्रेटर्निटी की बात संविधान में कही गई है। ये कोई ये नहीं कि हमारा एक पार्टिकुलर कम्युनिटी है, कल्चर है, तो इसकी फ्रेटर्निटी की बात हो। फ्रेटर्निटी हमारे संविधान में एक बहुत ब्रॉडर सेंस है और ये संविधान के निर्माता का मकसद है। फर्दर कहते हैं, आवर रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेसिडेंट्स इज दैट फ्रेटर्निटी रिक्वायर्स पीपुल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड सोशल सर्कमस्टांसेस टू लिव एंड लेट लिव। जियो और जीने दो, ये फ्रेटर्निटी का मकसद है। ये नहीं कि हम एक कम्युनिटी बना के इकट्ठे अपना ग्रुप बना लें, अपनी फ्रेटर्निटी अलग बना लें। अपनी फ्रेटर्निटी अलग बनाने से संविधान के फ्रेटर्निटी का मकसद कभी फुलफिल नहीं हो सकता है। आगे कहते हैं, द नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रेटर्निटी इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टू द एक्सटेंट दैट इट एग्जिबिट्स नोशंस ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड टुगेदरनेस एज अपोज टू रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेबिलिटी। Thus, it becomes imperative to refrain from implying this concept in a negative manner that selective peoples it to particular segments while labeling another factions as illegal immigrants solely based on the alleged constitutionality of Section 6A। इन्होंने लास्ट में अपने कंक्लूजन में ये बात कही कि सेक्शन 6A पार्लियामेंट के अपने पावर में है, पार्लियामेंट इस तरह से कानून बना सकता है और सेक्शन 6A किसी भी तरह से आर्टिकल 6, 7, 9, 14, 21, 29, 336, 355 संविधान के किसी भी आर्टिकल को वायलेट नहीं करता है। आज के लेक्चर में मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि रिसेंट जजमेंट जो भी सुप्रीम कोर्ट का आएंगे अपने लीगल फ्रेटर्निटी, अपने यंग लॉयर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।